हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों, जो अभी तक में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और हम दोस्तों देखिए 8 से 10 सेशन इसका ला चुके हैं। तो भारत के राजनीति शास्त्र का दोस्तों, जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वह वहाँ जाके देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है घटना चक्र पॉलिटी नाम से, वो वहाँ पे आपको सारा वीडियो एक ही सेशन में मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं यह दोस्तों मूल अधिकार टॉपिक है। मूल अधिकार चैप्टर दोस्तों, इसका एक में हम थ्योरी किए हुए हैं, 2 से 3 को और सेशन इसका आया हुआ है दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन में दोस्तों अभी तक में हम लोग 110 क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। आज हम दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन से करेंगे और आज इस चैप्टर को दोस्तों ख़त्म करेंगे। जो अभी दोस्तों आगामी जो परीक्षा देने वाले होंगे, शिक्षक भर्ती 4.0, जो पॉलिटी जिसका होगा, जैसे 9th-10th में जिसका पॉलिटी होगा या 11th-12th में पॉलिटी होगा दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस जीएस में भी दोस्तों पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। 110 नंबर है दोस्तों। हम्म, 110 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। 110 तक खत्म हो चुका है, हम लोग 110 फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, बोल रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, यह क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज मुकदमा में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज वाद में दोस्तों क्या है ये? देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 111 में है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज। केशवानंद भारती बनाम केरल राज वाद में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए दोस्तों। देखिए, इसका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही है, सही कालानुक्रम। तो DABC होगा दोस्तों। देखिए, शुरुआत में होगा दोस्तों SK गोपालन बनाम मद्रास राज होगा दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज आ गया। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज आ गया दोस्तों। फिर आ गया दोस्तों मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम दोस्तों भारत संघ, मतलब दोस्तों DABC सही है दोस्तों। देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले AK गोपालन बनाम मद्रास राज 1950 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 ईस्वी में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 ईस्वी में, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऑप्शन 20 का सही है, यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के अध्याय 4 संपत्ति के अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया है। इसके अनुच्छेद 300 के क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति, नागरिक या गैर नागरिक को प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि नई NCERT का अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
संपत्ति का अधिकार है एक, क्या है दोस्तों? देखिए वैधानिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए दोस्तों। देखिए कथन फर्स्ट में है 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। और सेकंड में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 301 के तहत भाग 12 में दोस्तों अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन दोस्तों देखिए दोनों सही है, कथन एवं कथन फर्स्ट कथन दो दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, क्या है दोस्तों संपत्ति का अधिकार? तो वैधानिक अधिकार है दोस्तों, वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोस्तों एक नंबर में अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, गलत है दोस्तों, 300 के को है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, यही ऑप्शन सही है। फिर दोस्तों 3 नंबर, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 के को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन संयुक्त स्थापित किया गया था, ये दोस्तों ऑप्शन गलत है, केवल ये दोस्तों आंसर सही होगा। देखिए अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से, अतः कथन एक गलत है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, अतः कथन 2 सत्य है। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन 1978 तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है दोस्तों? देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया था दोस्तों। देखिए संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 20/6/1979 से प्रभावी द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार शासन में प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया दोस्तों? तो 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया दोस्तों? तो ऑप्शन सही है दोस्तों इसका सी, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया दोस्तों? तो 44वें संशोधन के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों? तो संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट है, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है दोस्तों 44वां संशोधन है दोस्तों, 44वां संशोधन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक स्वतंत्रता का है दोस्तों। 125 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया दोस्तों? देखिए दोस्तों संपत्ति का अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया मूल अधिकार के रूप में। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है विरोध का अधिकार, ये नहीं है दोस्तों 6 मूल अधिकारों में से।
समानता का अधिकार है दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। देखिए, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है दोस्तों। ये समान आवास का अधिकार ये प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तथा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तो प्रदान किया गया, परंतु समान आवास को अधिकार का उल्लेख इसमें नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया दोस्तों। कौन सा, तो सूचना का अधिकार दोस्तों भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया दोस्तों। देखिए, सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षतः नहीं दिया गया। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के क के में सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है, तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है दोस्तों। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों में शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों, 129 में किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों। 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें इसके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। 2 में इसमें अंतःकरण की ओर धर्म की अबाध रूप में आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही होगा दोस्तों। देखिए, बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये सिर्फ भारतीय को है दोस्तों, गैर नागरिकों को नहीं है दोस्तों। 4 में दोस्तों, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भारतीय को है और गैर नागरिकों को नहीं है दोस्तों। कानून के समक्ष समता ये है, अल्पसंख्यकों का अधिकार ये है दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों विदेशी को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ये नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। बाद में की विधि के समक्ष समता है, पुराने एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों। और दोस्तों ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुछ मूलाधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं जो इस प्रकार है दोस्तों। एक में है दोस्तों विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, 2 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, तीसरा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, 4 में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क, 5 में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, 6 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है दोस्तों।
तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार दोस्तों सभी को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों 2, 3, 4 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार सभी व्यक्ति को मतलब उपलब्ध नहीं है दोस्तों। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता ये भी नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं है। मगर विधिक समक्ष समता ये दोस्तों गैर नागरिकों को भी है दोस्तों, गैर भारतीय को। इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा। 2, 3, 4 देखिए संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 134 में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है दोस्तों? तो देखिए संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय को है। देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार भारतीय को है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार सिर्फ भारतीय को है। देखिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। अन्य तीनों अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। एक में ऑप्शन सही है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के 6 का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन 1 और 3 दोस्तों सही है। देखिए भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो कौन कौन से लाभ उसको मिल सकता है दोस्तों? देखिए हम लोग ये चर्चा 1 और 3 दोस्तों इसका सही है। देखिए यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। और 3 में दोस्तों यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है दोस्तों। 1, 3 सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2006 से केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपयुक्त 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों का किया जा सकता था। यह प्रावधान भी दोस्तों 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से निष्प्रभावी हो गया दोस्तों। इस प्रकार उचित विकल्प सी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब किया था दोस्तों? तो दोस्तों ये 1976 ईस्वी में किया था। 1976 ईस्वी में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था तथा इसी तिथि से प्रभावी होगा। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है दोस्तों। उपयुक्त सभी के द्वारा दोस्तों भारत के संविधान द्वारा
10 दिसंबर 1996 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। ये जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1996 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया दोस्तों। 139 में दोस्तों, डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के दोस्तों। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। देखिए दोस्तों, 140 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। देखिए, भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्मविश्वास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसे अच्छे कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए, अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। यह राज्य कार्यवाही स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रत्याभूति गारंटी है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में। देखिए दोस्तों, सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के तहत अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास दी राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस बिल 2011 के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसने यह कानून 25 सितंबर 2010 को लागू किया। दूसरा स्थान बिहार राज्य का है, जहां यह कानून 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा मूल अधिकार से जितने सारे क्वेश्चन अभी तक में पूछे गए थे दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने 4 से 5 सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं, उसका थ्योरी सहित दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक है हम लोग का, इसमें राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये दोस्तों हम लोग कल के सेशन में करेंगे। जो अभी तक दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे, वो चैनल मतलब इसका दोस्तों प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं अपने चैनल पे, वे लोग वहाँ जाके देख सकते हैं और अपने पॉलिटी के दोस्तों क्रमबद्ध तरीके से ख़त्म कर सकते हैं विथ थ्योरी के साथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आपका कि इस सेशन में बने रहे दोस्तों लास्ट तक। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।